Well, ladies and gentlemen, we are not stopping the flow of knowledge here. We are going to invite our next speaker, who's going to be as dynamic, as interesting as our previous speaker. We've got the best of the best to come on this stage and have a discussion with you, have an interaction with you, because that's how knowledge is imparted and increased. Our next speaker is the co-founder of the NEO Group and a trailblazer in India's alternative investment space. With nearly 2 decades of experience, he is known for building a 14 billion powerhouse and pioneering the Bharat Bond ETF. He will be speaking on India's growing private credit market and opportunities around it for investors. Please put your hands together for the incredible Mr. Hemant Daga, co-founder and CEO, NEO AMC. Thank you. So while the presentation is getting on, पहले तो मैंने सबसे पहले पूछा था विनायक को कि पोस्ट लंच ही मेरा सेशन है क्या, तो उसने बोला नहीं, एक राउंड हो जाएगा, तो आई एम फॉर्चुनेटली सेव्ड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम तो ब्याज का बात करने आए हैं, तो इक्विटी के ग्लैमर के बाद ब्याज का बात करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। पसंद सबको आता है बट बात कम करना पड़ता है। तो that's another difficult thing for me to win over this beautiful audience today. And I'm so happy to just be here in front of all of you. इतने सारे लोगों को एक कमरे में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सेंट्रिसिटी, मनु एंड टीम, विनायक, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर टुडे. Such a pleasure to present a beautiful topic to all of you. आई थिंक सबसे पहले एंड थोड़ा इंटरेक्टिव अगर रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। फाइनली पैसे क्यों बनते हैं कोई भी चीज से, चाहे इक्विटी हो या डेट हो, पैसे क्यों बनते हैं? अपॉर्चुनिटी, यस। टाइम, ब्यूटिफुल। लॉन्ग टर्म भी इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है कैश फ्लो। देखो फाइनली तो कैश फ्लो बनना चाहिए ना। अब वो कैश फ्लो जब पैट में ट्रांसलेट होती है तो आप उसको इक्विटी इन्वेस्टिंग बोलते हो, राइट? कंपनी कैश फ्लो बना रही है, जब प्रॉफिट बन गया तो उसको लोग इक्विटी इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम भी उसी कैश फ्लो के हिस्से हैं। कैश फ्लो बन रहा है और हम लोग उसको, उससे अगर ब्याज निचोड़ ले तो वो भी एक तरीके का प्रोडक्ट बन सकता है। मुद्दे की बात मैं ये बोलना चाहूंगा आप सबको कि इंडिया में ना अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिंग इज फोकस्ड ऑन इक्विटी एज एन एसेट क्लास, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एसेट क्लास, राइट? बट इक्विटी के रिटर्न्स भी कहां से आते हैं? देखो पाताल से तो रिटर्न्स बन नहीं सकते, राइट? मतलब कोई तो चीज होगी जो ये रिटर्न्स जनरेट करती होगी। ये तो बहुत ही सिंपल है, सबको पता है। इंडिया 6-7% ग्रो करता है, इन्फ्लेशन आता है 4-5%, 12 से 14% नॉमिनल जीडीपी है। तो इक्विटी के रिटर्न्स कहां से आते हैं? फाइनली तो जीडीपी से आते हैं ना। मतलब ठीक है, थोड़ा तड़का लगा लिया, थोड़ा स्टॉक पिकिंग कर लिया, किसी ने स्टॉक ढंग से नहीं पिक किया, बट नेट नेट 12 से 14% क्यों बन रहा है? बिकॉज जीडीपी इज ग्रोइंग 12 से 14। अगर ये मतलब, अगर हम अनफॉर्चुनेटली आज यूरोप में बैठे होते, अच्छा हवा तो मिल रहा होता, बट 12 से 14% नॉमिनल जीडीपी नहीं मिलता, तो वहां पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 12 से 14% है ही नहीं। द मोट पॉइंट इज, फाइनली रिटर्न्स बनाने के लिए अंडरलाइंग में रिटर्न होना चाहिए, करेक्ट? और यही चीज है, देखो ये आप सबको पता है, आप सब इसमें एक्सपर्ट हो, तो मैं क्या बताऊं। 12 से 14% जीडीपी ग्रोथ है। 10 साल के लिए देख लो, 15 साल के लिए देख लो, हमारे इंडेक्स ने कितने रिटर्न्स दिए? आसपास आसपास ही देता है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फाइनली तो वो जीडीपी को आसपास ही मिमिक करेगा। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये ब्याज कहां से आता है। अब जैसे मैंने आपको समझाया कि इक्विटी में रिटर्न बनाना है तो फाइनली जीडीपी, वी आर रिलायंट ऑन जीडीपी, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, और मैं ना शायद इस पे 2 मिनट बिताना चाहूंगा। सी आज तक
We have been obsessed about ROE, and rightfully so, right? Because ROE है तो मतलब EPS है, EPS है तो पैट ग्रोथ है, पैट ग्रोथ है तो इक्विटी में रिटर्न्स बनेंगे. लोग क्या बोलते हैं, ROE should be greater than 15%, तो अच्छी कंपनी है. बट सिर्फ ROE नहीं बनाते कंपनीज. कंपनीज ऑल्सो जनरेट रिटर्न ऑन कैपिटल. अगर कोई प्रमोटर है, अगर उसने प्लांट लगाया तो वो अपने प्लांट में 10%, 12%, 14% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो बनाता होगा ना, राइट? अगर आप कोई होटल लगाओगे, होटल में 10% मार्जिन तो होता है. कोई बिल्डिंग खरीदा तो उसमें 8-9% रेंटल यील्ड तो होती है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट ROE इज अ वे टू प्ले equity markets, but return on capital is actually a beautiful way to play debt. बेसिकली अगर आपको इनकम सॉल्यूशंस चाहिए ना, तो आपको ऐसा कोई भी एसेट ले लो जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल है. फॉर एग्जांपल, अब ये होटल है, ये होटल कम से कम 10% रिटर्न ऑन कैपिटल तो बनाता ही होगा. अगर इसके कैश फ्लोज मैंने आप ही को वापस दे दिया तो बहुत ब्यूटीफुल है, राइट? वो भी ब्याज का प्रोडक्ट बन सकता है. एक बहुत और सिंपल एग्जांपल लेता हूं. इसी कमरे में दो लोग हो गए, एक के पास सरप्लस पैसा पड़ा है और दूसरे के पास होम लोन लेना है उसको. इसी कमरे में शायद दो लोग बैठे हो गए, राइट? वो 6% में बैंक को पैसे दे रहा है और वो बैंक से 11-12% में ले रहा है. अब टेक्निकली जिसने दिया और जिसने लिया, अगर उसके बीच में एसेट मैनेजर आ जाए तो क्या होगा? ब्याज का प्रोडक्ट बन सकता है क्लाइंट के लिए, राइट? तो वो क्लाइंट इंस्टेड ऑफ गिविंग टू द बैंक डायरेक्टली दूसरे आदमी को दे देगा, with us as an intermediary. So what I'm trying to tell you is that return on capital is a beautiful asset class, and that is the basis of debt market returns. एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग 8% रेंटल यील्ड बनाती है, तो भी रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट कर रहा है. गवर्नमेंट अपने रोड्स बेचता है, जब गवर्नमेंट अपने रोड्स बेचता है तो क्या करता है? एन्युटी देता है, तो उससे भी रिटर्न ऑन कैपिटल बन सकता है. एंड दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एसेट क्लास. जैसे इस अभी राधिका से किसी ने पूछा कि क्या सीखना चाहिए, मुझे लगता है ये भी सीखना चाहिए. ब्याज में पैसा लगाना ना इज एज ओल्ड एज सेंचुरीज हिस्ट्रीज, राइट? ब्याज में लोग हमेशा से पैसे लगाते थे. ब्याज में क्यों लगाता था आदमी पैसे? क्योंकि अंडरलाइन कैश फ्लो बना रहा है, आदमी की नियत ठीक है, नेट नेट, तो तुम ब्याज पे पैसे दो. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिया में इतने सारे एसेट्स है, वो कैश फ्लोज तो जनरेट कर रहे हैं ना. कैश फ्लो जनरेट करेंगे तभी तो इक्विटी रिटर्न्स आएंगे. इक्विटी रिटर्न्स तो उसके नीचे चल रहा है. एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू कैपिटलाइज एंड शोकेस टू ऑल ऑफ यू. कंपनीज कैश फ्लोज बनाते हैं, हार्ड एसेट्स कैश फ्लोज बनाते हैं. रास्ता कैश फ्लो बनाता है, कमर्शियल बिल्डिंग कैश फ्लो बनाता है, वेयरहाउस कैश फ्लो बनाता है. उसको क्या बोलते हैं? इनविट्स, रीड्स, बहुत सारे लोग जानते होंगे, राइट? एक बिल्डिंग में कैश फ्लो बन रही है. सिमिलरली कंपनीज आल्सो मेक कैश फ्लोज, और उस कैश फ्लो से जब मुझे अपने रिटर्न्स निकालने हैं, तो उस बिजनेस को इंग्लिश में फैंसी तरीके से लोग क्या बोलने लग गए आजकल? प्राइवेट क्रेडिट. बेसिकली कंपनी कैश फ्लो बना रही है, अपने को उसका हिस्सा चाहिए. सिंपल है, ब्याज का काम है. अगर कंपनी कैश फ्लो नहीं बना रही है तो ऑब्वियसली मुझे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे. तो जिस तरीके से जीडीपी है, पैट है, आरओई है, इक्विटी है, उसी तरीके से कंपनीज है, एसेट्स है, कैश फ्लोज बना रहे हैं, और कैश फ्लो से अपने को अपना पैसा निकालना है. सो दैट इज द बिजनेस ऑफ प्राइवेट क्रेडिट. और ये बिजनेस ना सेंचुरी से है, सेंचुरी से ब्याज देने का काम सेंचुरी से चल रहा है. बस इंडिया में अब थोड़ा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि बैंक्स थोड़े स्लो हो गए हैं, बैंक्स कहीं कहीं पैसे नहीं देते, कहीं कहीं स्किल सेट नहीं है, इसलिए एसेट मैनेजर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है. दिस इज अ ब्यूटीफुल डेटा पॉइंट नीचे जो है. 65% of companies in India make a ROCE greater than 12%. मैंने बताया था ना, रिटर्न ऑन कैपिटल. रिटर्न ऑन कैपिटल अगर 12% के ऊपर है और आप में से किसी को उसका स्लाइस चाहिए, तो अच्छी चीज है ना. मतलब 12% अगर रिटर्न ऑन कैपिटल से बन सकता है, तो कोई बोल सकता है कि छोड़ो यार, आरओई नहीं चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल दे दो मेरे को, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल ऑल्सो, राइट? फार मोर स्टेबल होता है. रिटर्न ऑन इक्विटी तो थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है. बट 65% ऑफ कंपनीज मेक रिटर्न ऑन कैपिटल ग्रेटर देन
12%। बहुत ब्यूटीफुल स्टेटिस्टिक है। मतलब अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, कितने लोग 12% रिटर्न ऑन कैपिटल से ज्यादा बना रहे हैं। तो मुझे इस तरीके के लोगों को ढूंढना है और उनको ब्याज पे पैसे देके अपने रिटर्न्स निकालने हैं। ये देखो एसएमईज, आप लोग कोई कोई एसएमईज चलाते होगे, कंपनीज चलाते होगे, बैंक्स क्या रेट पे पैसे देते हैं एसएमईज में? 14 से 18%। एसएमईज तो अच्छे ही करते हैं, राइट? मैं अपने प्रीवियस करियर में एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉइज को ईसॉप फाइनेंसिंग करता था। एचडीएफसी बैंक के सीनियर मैनेजमेंट को ईसॉप फाइनेंसिंग। वो क्या रेट पे पैसे लेते थे ईसॉप एक्सरसाइज करने के लिए? 11-12% पे पैसे लेते थे। अब मुझे बताओ, टेक्निकली एचडीएफसी बैंक का सीनियर मैनेजमेंट है, 12% पे ब्याज पे पैसे ले रहा है। आप में से यहां से कौन आदमी होगा जो उसको पैसे नहीं देना चाहेगा? शेयर तो गिरवी रखेगा, वो अलग चीज है। बट एचडीएफसी बैंक का सीनियर मैनेजमेंट अगर 12% पे ईसॉप की फाइनेंसिंग ले रहा है तो अच्छा ब्याज का प्रोडक्ट है ना, अपने को पार्टिसिपेट करना चाहिए, राइट? तो बेसिकली क्या है, इस तरीके के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जिसको हम प्राइवेट क्रेडिट के थ्रू क्लाइंट्स तक पहुंचा सकते हैं। और ये रिटर्न बन क्यों रहा है? बिकॉज एसेट्स आर जनरेटिंग। हवा में कभी भी कोई रिटर्न बनता नहीं है। अगर जीडीपी नहीं है तो इक्विटी मार्केट ठप, अगर कैश फ्लो नहीं है तो ब्याज का धंधा बंद। सो इंपॉर्टेंट चीज है, हमको ये वाला एसेट क्लास कैप्चर करना है और अपने क्लाइंट्स को पहुंचाना है। एंड दिस इज एन एरिया दैट नियो एसेट मैनेजमेंट ट्रूली स्पेशलाइजेस इन। तो हम लोग पूरे ब्याज के धंधे में अच्छे से स्पेशलाइज करते हैं, बिकॉज हमको लगता है ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत क्लाइंट्स है जिनको ना रेगुलर इनकम चाहिए, दे वांट रेगुलर कूपन्स इन देयर बैंक बैलेंस। आदमी 100% पोर्टफोलियो तो इक्विटी में नहीं लगा सकता, शायद कोई लोग लगा सकते हैं, बट हर किसी को डेट में कुछ ना कुछ तो लगाना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू स्पेशलाइज इज, बिकॉज इंडिया में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अभी तक पूरे तरीके से डिस्कवर नहीं हुई है। कितना बड़ा इंडस्ट्री है आज के दिन में? 4 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है। इट्स नॉट स्मॉल, इट्स ग्रोइंग रैपिडली। एज पर अस अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी प्राइवेट क्रेडिट। 10 लाख करोड़, जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट फ्रेंड्स, आज के दिन में म्यूचुअल फंड एक्विटी इंडस्ट्री इज अ 33-34 लैक्स इंडस्ट्री। तो अगले 5 साल में अगर ये 10 लाख करोड़ बनेगा तो मतलब हमको कुछ तो सीखना चाहिए ना इसके बारे में, राइट? और डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली ना, ब्याज का धंधा इक्विटी के कंपैरिजन में तो ज्यादा इजी है, बिकॉज इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। आपको देखना है कि सामने वाला ठीक है, नियत है। ब्याज के धंधे में 2 से 3 ही चीज देखनी पड़ती है, नियत, पैसा बनाना चाहिए आदमी को। तो तुमको चलती चलाई गाड़ी में बैठना है एक अच्छे आदमी के साथ जो पैसा बना रहा है, और उसको तुमको ब्याज में पैसे देने हैं, और इंट्यूटिवली समझ में आ जाएगा कि ब्याज भर पाएगा कि नहीं। बट नेट नेट बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा मार्केट है, और इंक्रीजिंगली फास्ट ग्रो हो रहा है। 10 लाख करोड़ अगर कोई मार्केट पहुंचेगा अगले 5 साल में, where equity today is 33 lakhs, and just to give you some context, 2012 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इक्विटी एयूएम कितना हुआ करता था? कोई गेस लो। 6 लाख, 4 लाख, 2 से 3 लाख करोड़ 2012 में इक्विटी म्यूचुअल फंड का एयूएम हुआ करता था, जो आज जाके 33 लाख करोड़ हो गया 12 साल में। ये इंडस्ट्री आज वहां पे है। और जो लोग कोई भी चीज को पहले एम्ब्रेस करते हैं ना, फायदा तो उन्हीं का होता है लाइफ में। तो अभी तक बेसिकली मैंने क्या समझाया कि हमारे पैसे बनते क्यों हैं, और ये ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये समझ में आएगा कि पैसे क्यों बनते हैं तो ही आपका कुछ होने वाला है। मतलब अगर ग्रोथ नहीं है तो इक्विटी नहीं है, अगर कैश फ्लो नहीं है तो डेट में पैसे नहीं है। एंड सो नाउ, and this is an important concept that I wanted to showcase to all of you here, because everybody only thinks of equity as an asset class, but there are so many people generating cash flows. Cash flow is also an asset class, and increasingly people will embrace it. अब हमारा ये नियो स्पेशल क्रेडिट फंड करता क्या है? आई थिंक सम ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, सम ऑफ यू माइट नॉट हैव हर्ड अबाउट इट. This is a beautiful opportunity. We have been doing this for the last, I have been doing this personally for the last 10 years when I was heading Edelweiss Alternatives. 10 साल से कर रहा था ये काम. आज भी इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं. ये हमारा दूसरा फंड है. फंड 1 की परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा आप लोगों को. बट इस फंड में करते क्या है?
So basically in this fund we are giving money to companies. ब्याज में कंपनी को पैसे दे रहे हैं. बहुत सिंपल है, क्रेडिट फंड है, कैटेगरी 2 AIF. ब्याज में लोगों को पैसे देते हैं, कंपनी कैश फ्लो बनाती है. वो मेरे से पैसे क्यों लेता है? क्योंकि कोई कोई जगह में वो बैंक से पैसे ले नहीं सकता, या बैंक बहुत स्लो है, या जिस तरीके से बैंक देखता है, इसलिए मेरे लिए अपॉर्चुनिटी खुलती है. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल, अभी 3 एग्जाम्पल दूंगा आपको, रियल लाइफ थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा. तो ये बेसिकली ब्याज का बिजनेस है. सिंपल है, काउंटर पार्टी अच्छा ढूंढो, कैश फ्लोज अच्छे ढूंढो. I actually wanted to focus on these 3 examples. Maybe sir, let me just complete 2 examples and I'll take your question. I'll just spend time on, मैंने लिखा तो वैसे 3 एग्जाम्पल्स है, बट इसी को अच्छे से करते हैं. एंड वंस अगेन थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना तो अच्छा होगा, काफी मजा आएगा. जैसे मैंने बोला, ब्याज का बिजनेस बहुत सिंपल बिजनेस है. तो इसकी हिस्ट्री बताता हूँ. स्लाइड्स पे ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ इंग्लिश, बट just patiently listen to me. So 2009, this is a hotel in in Ahmedabad city. It is called ITC Welcome Hotel. ठीक है, साबरमती रिवर फ्रंट पे, अगर आप में से कोई अहमदाबाद में है तो साबरमती रिवर फ्रंट पे ITC वेलकम होटल है. 2009 से 2019 तक, और ये एक्चुअल केस स्टडी है, इसमें हमने 22% रिटर्न बनाया, 22% रिटर्न बना के एग्जिट कर दिया. सो इसकी स्टोरी सुनाता हूँ. 2009 से 2019 तक प्रमोटर होटल खुद चलाता था अपने ब्रांड नेम पे. ठीक है, उसकी ब्रांड नेम थी सेंट लॉरेन. फिर 2019 में प्रमोटर ने जाके ITC के साथ टाई अप किया. तो ITC ने प्रमोटर को क्या बोला, इसको ना रेनोवेट कर दो तो मैं तुम्हें अपना ठप्पा लगाने दूंगा. नेचुरली राइट, ITC आ रहा है तो रेनोवेशन चाहिए. तो 2019 में प्रमोटर ने क्या किया, ही वेंट टू इंडिया बुल्स NBFC. इंडिया बुल्स NBFC से उसने लोन लिया और रेनोवेशन का काम चालू किया. प्रीवियस डेट चुका दिया, इंडिया बुल्स NBFC के पास गया, इंडिया बुल्स NBFC ने उसको ब्याज पे पैसे दिए और बोला कि रेनोवेशन करते रहो, जब तक करोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं. अब 2022 में नियो प्रमोटर से मिला. प्रॉब्लम क्या था, 70% रेनोवेशन वाज कंप्लीट. So hotel was 70% renovated, ready to start, and Ahmedabad is a beautiful hotel market. If anybody is from Ahmedabad, Ahmedabad is a beautiful hotel market because 40% तो साल में exhibitions ही होते रहते हैं वहाँ पे. So now 70% renovation was complete, but India Bulls NBFC was in a very bad situation. आपको सभी को पता है, right? India Bulls की हालत बहुत खराब थी 2022 में. तो India Bulls ने प्रमोटर को बोला कि देखो मैं ना ये होलसेल लेंडिंग का बिजनेस बंद कर रहा हूँ, हो सकता है राइट, तुम मेरे पैसे लौटा दो. सो बेसिकली इंडिया बुल्स टोल्ड हिम मेरी हालत खराब है, मेरे पैसे तुम लौटा दो. नाउ इन दिस सिचुएशन ऑब्वियसली द प्रमोटर वाज स्टक, राइट, उसको पैसे लौटाने हैं. तो अब इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, 2 चॉइस है, आइदर होटल बेच दे या चुका दे, राइट. अगर वो होटल बेचता उस समय ना, तो उसकी होटल की एक्चुअल वैल्यू 180 करोड़ थी. एंड दीज आर एक्चुअल नंबर्स. वो उस होटल को उस समय 110 करोड़ में ही बेच सकता था, बिकॉज आप कोई भी चीज कम टाइम में बेचोगे ना तो सामने वाला आपको निचोड़ लेगा. और कोविड से जस्ट निकल रहे थे तो उस समय होटल्स पे कोई बुलिश नहीं था. तो 180 करोड़ की चीज 110 करोड़ में बिकने वाली थी, राइट. ये याद रखना. दूसरा ऑप्शन क्या था, बैंक से पैसे ले या हम जैसे लोगों से पैसे ले. हमसे पैसे लेके इंडिया बुल्स को चुका दे और कंटिन्यू करे लाइफ. बैंक इसको पैसे नहीं देता इस सिचुएशन में. सो SBI विल नॉट गिव यू मनी टू रीपे इंडिया बुल्स, बिकॉज SBI बोलेगा मेरे पैसे से तुम इंडिया बुल्स को तो नहीं चुका सकते, राइट. बिकॉज RBI को एकदम पसंद नहीं है ये. दिस इज इन अ वे थोड़ा एवरग्रीनिंग हो सकता है इसमें, राइट. आपस में लोग गेम खेल सकते हैं. तो इसके पास ऑप्शन क्या था, हम जैसे लोगों से पैसे ले. अब मेरा पैसा इसके लिए अच्छा क्यों है, 22% का पैसा. आदमी क्या सोचता है, 22% मतलब आदमी डूबा. दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन, राइट. 22% मतलब खतरा. तो हमने इसको क्या बोला, तुम एक काम करो, मेरे से 22% पे पैसे लो. 2 साल बाद जब तुम चलती चलाई होटल बेचोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 160 170 करोड़.
अभी तुम्हें कितना मिल रहा था? 110। तो 2 साल बाद अगर तुमको 160 भी मिलता है तो तुम्हारा कितना फायदा होगा? 50 करोड़। और मैंने तुमको 36 करोड़ दिए। ऑब्वियसली जीरो पे तो उसको पैसे नहीं मिलते कहीं से, राइट? 14% पे मिलते। तो मैंने कितने एक्स्ट्रा लिए? 8% एक्स्ट्रा लिया होगा 40 करोड़ पे। तो मैंने 1 साल का एक्स्ट्रा कितना लिया? 3 करोड़ रुपया ब्याज एक्स्ट्रा ले लिया। 2 साल के लिए एक्स्ट्रा कितना लिया? 6 करोड़ रुपए। आर यू गाइज विथ मी? अब अगर आप होते प्रमोटर तो आप ये सौदा करते क्या मेरे साथ? 50 करोड़ आपका फायदा होने वाला है और आपके पॉकेट से एक्स्ट्रा कितना जाने वाला है? 6-7 करोड़। Obviously it's a win-win situation, right? Because money at that point is supremely valuable. It is like saying ना, मैं ये बहुत जोक करता हूँ सबके साथ, यू नो टीवी पे आप जब भी जाओ तो लोग बोलते हैं 7500 पे जब निफ्टी आया था तो माल लिया कि नहीं, राइट? बट माल लेने के लिए पैसे तो होने चाहिए, एंडलेस टैप तो नहीं है, राइट? 50 करोड़ उसका बन सकता है, उसके सामने वो बोल रहे हैं मैं 7 करोड़ नियो को एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो उसके लिए तो विन विन हुआ, करेक्ट? अब नियो के लिए कैसे विन विन है? मेरे को मेरे 36-40 करोड़ पे क्या मिला? आई एम द ओनली लेंडर। तो उसकी होटल एवरीथिंग इज फुली, मेरे पास पूरी गिरवी पड़ी है। द होटल इज मॉर्गेज टू मी, आई हैव 100% शेयर प्लेज। मेरे को 4 गुना कोलेट्रल कवर मिला। तो मेरे 36 करोड़ के सामने मेरे को 150 करोड़ की प्रॉपर्टी कोलेट्रल है और वो 15 करोड़ रुपया साल का कैश फ्लो बनाएगा। तो बेसिकली मैं चलती चलाई गाड़ी में बैठ रहा हूँ, मेरे ब्याज वहां से भरेगा और मेरे पास कोलेट्रल कवर है, तो मैं भी सेफ हूँ। उसका विन विन, मेरा भी विन विन। एंड इट हैज एक्चुअली प्लेड आउट दैट वे। इन 18 months ही रीपेड अस। 18 महीने बाद होटल पूरी चालू, अहमदाबाद मार्केट में 1-1 लाख के कमरे बेच रहा था, उसकी लॉटरी लग गई। In 18 months he repaid us. You know, in 18 months nothing has changed, right? Property has not changed, location has not changed, promoter has not changed, situation has changed. 18 महीने बाद कोटक बैंक gave him money at 11% IRR. 11% IRR पे कोटक बैंक ने उसको 18 महीने के पैसे दिए। 18 महीने बाद। मूड पॉइंट क्या है? सो बेसिकली इस तरीके के सारे ब्रिज फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस हम लोग करते हैं एज पार्ट ऑफ आवर स्पेशल सिचुएशंस फंड। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जैसे मैंने बोला ब्याज के धंधे में 2 ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, काउंटर पार्टी एंड कैश फ्लो। नियत अच्छी होनी चाहिए। ये आदमी ना सिर्फ यही धंधे में था, होटल के धंधे में, हमने उसका पर्सनल गारंटी लिया, उसके बच्चे का पर्सनल गारंटी भी लिया इसमें, राइट? तो उसका पूरा जीवन ही ये होटल है। दूसरा कैश फ्लो, होटल मेरे पैसे देते ही आईटीसी ने होटल चालू कर दिया, तो कैश फ्लो आ रहा था। तो तुमको चलती चलाई गाड़ी में बैठना है। हम लोग रियल एस्टेट को पैसे नहीं देते, जमीन पे गड्ढा खोदने के लिए मैं पैसे नहीं देता, क्योंकि बिल्डिंग बनेगी नहीं बनेगी तो डेवलपर को भी नहीं पता होता, उसमें हम अपने ब्याज के पैसे कैसे लगा दे। सो इंपॉर्टेंट है चलती चलाई गाड़ी में अच्छे आदमी के साथ बैठो और इस तरीके के स्पेशल सिचुएशंस ढूंढो, और बहुत तादाद में आते हैं। हमने पिछले 2 साल में ना 500 सच ट्रांजैक्शंस देखे हैं। मैं एक और एग्जांपल लूंगा, इंटरेस्टिंग है इसलिए। This is a listed company, so I can take the name also. They have repaid us also. This is a company called Vanberry Limited. Vanberry. कुछ लोग गूगल सर्च करिएगा तो मिल जाएगा आपको। 2 साल पहले हमारे पास आया था, इसको भी ब्याज पे पैसे चाहिए थे। बेसिकली वन टाइम सेटलमेंट कर रहा था, बैंक्स को सेटलमेंट कर रहा था। पहले एनपीए था, धीरे धीरे रिकवरी हो गई, कंपनी अच्छी कर रही थी, तो उसने जाके बोला कि मैं बैंक्स को सेटल करूंगा और मेरे पैसे से सेटलमेंट कर दूंगा, क्योंकि बैंक्स को सेटलमेंट करने के लिए दूसरे बैंक्स पैसे नहीं देते, राइट? तो जब मैंने इसको पैसे दिए, इसकी पूरी स्टोरी नहीं बताता हूं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 26.6% IRR, रियल लाइफ डील है, ठीक है? क्या लगेगा आदमी को सुन के? भट्टा बैठ गया, राइट? 3 गुना कोलैटरल कवर। बट जब मैंने इसको पैसे दिए ना, तब ये कंपनी बहुत अच्छी कर रही थी। ऑब्वियसली हिस्टोरिकली उसका
मतलब माथे पे थोड़ा दाग लगा हुआ था कि पहले डिफॉल्ट था, बट उस समय वो कंपनी बहुत अच्छी कर रही थी। इसने मेरे से पैसे ना 2022 में लिए, ये जो आप लोग देख पा रहे हो, जब 2022 चल रहा था उस समय उसने मेरे से पैसे लिए। 90 करोड़ का डेट था, कंपनी उस समय 40 करोड़ के आसपास एबिटा बना रही थी, 36 करोड़। 36 करोड़ एबिटा, 90 करोड़ के डेट को 26% ब्याज भर देगा। 90 करोड़ पे 26% कितना होता है? साल का 22 करोड़ रुपया। तो मतलब वो ब्याज भरने की क्षमता रख रहा है, राइट? बेसिकली चलती चलाई गाड़ी, 3 गुना कोलेटरल कवर। अब क्या हुआ है, जब वन टाइम सेटलमेंट हो गया ना, तो वन टाइम सेटलमेंट के बाद 2 साल बाद ही हैज मूव्ड बैक टू द नॉर्मल बैंकिंग चैनल। तो इसने वंस अगेन ही हैज रीपेड मी, 2 साल बाद ही हैज रीपेड माय एंटायर डेट। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज आवर मनी इज एक्चुअली विन विन। जब मैं ब्याज में पैसे देता हूं ना, तो विन विन सोल्यूशन होना चाहिए। 26% पे देख के आपको क्या लगता है हम उसको मार देंगे, बट इस केस में कंपनी का मार्केट कैप 5 गुना हो गया। कंपनी का मार्केट कैप 5 गुना नहीं हो सकता था अगर वो 26% पे पैसा उसको नहीं फलता। और जब हम नियो में कभी भी किसी को ब्याज पे पैसे देते हैं ना, हमेशा पहले विन विन होना चाहिए। पहले अपने आप को दूसरे के शूज में डाल के देखो वो पैसा क्यों ले रहा है, उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब मैंने इस फील्ड में अपना करियर चालू किया था, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ स्टोरी। जब बहुत सिंपल है, आप किसी को भी ब्याज पे पैसे देते हो ना, आपका डिफॉल्ट मन क्या बोलता है? आपका मन बोलता है कि चूस लो, निचोड़ो, राइट? और मुझे क्या लगता है ना, यही प्रॉब्लम है। मेरे को भी 7-8 साल लग गए, क्योंकि जब चालू किया तो मन में यही सिखाया गया कि भाई निचोड़ के रखना, तो अपन निचोड़ के रखते थे। पर थोड़े दिन बाद मुझे समझ में आया, पहले एक बार दूसरे के शूज में तो डालो, उसको फायदा हो रहा है क्या मेरे पैसे से? अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया ना, तो ही काम करो। विन विन होना चाहिए, चलती चलाई गाड़ी होनी चाहिए और कोलेटरल कवर होना चाहिए। This is a deal, this is a real life deal. Vanberry Limited is a listed company, guys. The reason I showed this deal was to break this myth कि 26% can kill you. 26% at the right time for the right reason can be beneficial also, right? एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। I might be overrunning my time, but एक छोटा सा और है। जैसे अभी हमने एक डील की है, प्रमोटर ने होटल लगाया, 150 करोड़ का खुद के पैसे डाले, लास्ट में 50 करोड़ कॉस्ट ओवररन में कम पड़ गया। रियल लाइफ है, कोविड हो गया, कॉस्ट ओवररन हो गया, तो उसको लास्ट 50 करोड़ कम पड़ गए। अब ये 50 करोड़ बैंक उसको नहीं देगा, बिकॉज कॉस्ट ओवररन के लिए ना बैंक्स पैसे नहीं देते। अब क्या है, 50 करोड़ चाहिए 200 करोड़ के होटल को चालू करने के लिए। तो अब ये पैसा कौन देगा? हम जैसे लोग। बट कितनी ब्यूटीफुल चीज है, मेरे 50 करोड़ से उसकी 200 करोड़ की गाड़ी चालू हो जाएगी। 200 करोड़ पे कितना पैसे बनाएगा? 10% तो बनाएगा ही। अगर जो आदमी 200 करोड़ लगा रहा है वो 10% तो कमाएगा ना, उतना तो स्मार्ट होगा ही। तो 200 करोड़ पे कितना बनाएगा? 20 करोड़। बट मेरे 50 करोड़ पे वो कितना भर सकता है मेरे को? 20 करोड़, 40% ब्याज। बिकॉज हिज एसेट इज अर्निंग ऑन 4 टाइम्स। 200 करोड़ का होटल है, उसने मेरे से कितना लिया एंड में? 50 करोड़। तो इस तरीके के बहुत सारे ब्रिज फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस आते हैं जहां पे अपने को ब्याज में अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, राइट? ये छोड़ रहा हूं मैं। बेसिकली मूड पॉइंट इज, दिस इज आवर फ्लैगशिप फंड, नियो स्पेशल क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज फंड। इसमें हम कंपनीज को ब्याज में पैसे देते हैं, सब कुछ सिक्योर्ड है। टिपिकली वी आर द ओनली लेंडर्स। मैं सुगन जी से बात कर रहा था, वो पूछ रहे थे बाकी लेंडर्स नहीं है क्या? मैं बोला हाँ, वी आर द ओनली लेंडर्स 90% ऑफ द टाइम्स। प्रमोटर का प्लांट, लैंड, मशीनरी, फैक्ट्री सब कुछ गिरवी, बैंक अकाउंट का एस्क्रो कंट्रोल, प्रमोटर का पर्सनल गारंटी, उसकी बीवी का पर्सनल गारंटी भी लेता हूं। मेरे पैसे से उसको फायदा हो रहा है, बट मैं फुल प्रूफ करूंगा अपने आप को। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है प्राइवेट क्रेडिट में। धीरे धीरे जैसे आप लोग सीखोगे इंटरेस्टिंग लगेगा। या
sorry, I think I've moved forward 1 or 2 slides. That's okay. So net समरी, ब्याज में पैसे दो, कैश फ्लो होना चाहिए, कैश फ्लो के बिना काम मत करो, गड्ढा खोदने के लिए रियल एस्टेट को पैसे नहीं देने चाहिए, आदमी अच्छी होनी चाहिए, विन विन सिचुएशन होना चाहिए, तो उसके पैसे बनेंगे। ये करके हम क्या पैसे बना सकते हैं? यस, और इससे हमको अपने क्लाइंट्स को दिखाना है। तो ये हमारा पहला फंड था। आई थिंक वी पार्टनर्ड विद सेंट्रिसिटी वेरी अर्ली, एंड दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, दिस इज आवर फंड 1 परफॉर्मेंस। सो व्हाट कैन इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट? ये जो कैटेगरी 2 AIF है, इससे इन्वेस्टर्स को क्या मिल सकता है? 22 से 24% ग्रॉस रिटर्न, 22 से 24% ग्रॉस रिटर्न। वी आर एक्चुअली ट्रैकिंग 23% रिटर्न ऑन ब्याज का प्रोडक्ट। और राइट हैंड साइड में देखो, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एवरी क्वार्टर वी हैव पेड 4 से 4.5% क्वार्टरली कूपन, 4 से 4.5% क्वार्टरली कूपन इन योर पॉकेट। और देखो, कैश फ्लो का सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है ना, वो कैश नदी की तरह होती है। जब पैसा बहता है ना, तो मतलब वो सब कुछ को साफ ही करता रहता है। तो तुम्हारी कंपनी की पोजीशन अच्छी होगी तभी वो 18% तुमको कैश दे पा रहा है, वरना कौन 18% कैश भर पाएगा सर? सो 4 से 4.5% जब क्वार्टरली कूपन आता है ना, तुम्हारा रिस्क कम होते रहता है। सो दिस इज व्हाट इन्वेस्टर्स कैन एक्सपेक्ट। सिंपल मैथ्स मैंने किया, सो कोशिश की, क्योंकि नया एसेट क्लास है, नेट खर्चा पानी के बाद हाथ में कितना आएगा, बिकॉज फाइनली दैट मैटर्स, राइट? 13 से 15% नेट पोस्ट टैक्स रिटर्न्स इन द हैंड्स ऑफ क्लाइंट्स, एंड दैट इज द अपॉर्चुनिटी। ये भी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से इक्विटी में रिटर्न्स बनता है, उसी तरीके से ब्याज में भी रिटर्न्स बन सकता है, और ये रिटर्न्स हमको अपने क्लाइंट्स को पहुंचाना है, बिकॉज दिस इज डाइवर्सिफाइड। मैं आपको एक और स्टोरी देता हूं। मार्च के महीने में इक्विटी मार्केट जोरदार नीचे गया था, राइट? और हम लोग हर क्वार्टर 4-4.5% क्वार्टरली कूपन देते थे, तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स का लिक्विडिटी बहुत टाइट था। तो हमने क्या किया नियो से, टिपिकली क्वार्टर एंड के बाद 7वें दिन में पैसे देते हैं, बट हमने मार्च में ना, मार्च के बिटवीन में ही क्लाइंट्स को 2.5% क्वार्टरली कूपन दिया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब तुम्हारी सब जगह लिक्विडिटी टाइट है, दिस एक्चुअली गिव यू लिक्विडिटी, एंड दैट शोज कि ये ट्रूली डाइवर्सिफाइड है। वरना बोलने के लिए तो मैं बोल सकता हूँ डाइवर्सिफिकेशन, दिस नॉन कोरिलेटेड, वो सब फैंसी वर्ड्स निकाल दूंगा, बट फाइनली तो होना चाहिए ना नॉन डाइवर्सिफाइड, राइट? एंड दैट कैन ओनली कम कि मेरे पास पैसे आए क्या जब बाकी जगह फटी हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं, हिम्मत यार ये ब्याज का धंधा ना बहुत किया, अच्छा नहीं चला अभी तक, DHFL में पैसे लगाए, पैसे डूब गए। क्या होता है ना, जब आप एक बॉन्ड में पैसे लगाते हो ना, देखो इक्विटी मार्केट में ना आदमी एक स्टॉक लेके भी पैसे बना सकता है। इक्विटी मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट एंड येट नॉट इंपॉर्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन कैन ऑल्सो बी अ बिग थिंग इन इक्विटी मार्केट्स, बट ब्याज के धंधे में क्या है ना, हमेशा डरपोक बन के रहना चाहिए। डाइवर्सिफाई, 25-30 इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि 23% वाली चीज कर रहे हो, शायद एक में गड़बड़ हो सकता है, 100% हो सकता है। इसका ब्यूटी क्या है कि मेरे पास 3 सुरक्षा कवच है। पहले तो कैश फ्लो, कोलैटरल, तीसरा डाइवर्सिफिकेशन। एंड दिस इज मैथमेटिक्स, दिस इज नॉट हेमंत डागा टेलिंग यू कि नहीं अगर एक में गड़बड़ हो गया। अगर एक में गड़बड़ हुआ ना, तो आपके रिटर्न 23 से 2% नहीं हो जाएंगे। बिकॉज अगर मैं किसी को पूछता ना इस कमरे में, बिफोर शोइंग दिस स्लाइड, अगर मैं कभी कभी कोई कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ, मैंने ऐसी पूछ लेता हूँ लोगों को कि एक में गड़बड़ हो गया तो क्या होगा। एक बार किसी ने मुझे बोला था नेगेटिव हो जाएगा रिटर्न्स, किसी ने मुझे बोला 2% हो जाएगा, बट मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिकली 22.2% होगा। 2 में गड़बड़ हुआ ना तो 21% होगा। और ये बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है, बिकॉज मैं भी तो एसेट मैनेजर हूं, मैं भी तो अपनी कंपनी चला रहा हूं, मुझे भी तो आपके जितना ही डर मेरे को भी लग रहा है, राइट? बिकॉज दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज आवर ओन कंपनी, वी आल्सो वांट टू डाइवर्सिफाई। 25-30 इन्वेस्टमेंट करो भाई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेट में, एंड दिस इज नॉट ट्रू फॉर नियो, कल आप नियो के साथ काम करें, किसी और के साथ काम करें, डेट में डाइवर्सिफिकेशन के बिना काम मत करना। गाइडिंग प्रिंसिपल रख लो, अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं दिख रहा है ना, उसको पैसे मत देना, क्योंकि रिस्क है। ये छोड़ रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आई जस्ट लेट यू अब्सॉर्ब इट।
डेफिनेटली इक्विटी टाइप रिटर्न्स है, अच्छे रिटर्न्स है। हाउ सेफ इज इट, बहुत लोग पूछते हैं। 2 गुना 3 गुना कोलेट्रल कवर लेते हैं, रेगुलर कैश फ्लोज है, 4% क्वार्टरली कूपन है, कोई टर्न अराउंड सिचुएशन नहीं है, मैं कोई टर्न अराउंड पे बेट नहीं कर रहा हूँ, एंड काउंटर पार्टीज आर एस्टेब्लिश्ड। वैनबेरी वॉज अ 25-year-old कंपनी। जो मैंने वो फार्मा कंपनी का एग्जांपल दिया, वो आईटीसी होटल में जो प्रमोटर होटल चला रहा था 15 साल से चला रहा था, 2009 से। ऐसा नहीं था कि बस अभी डिस्कवर किया चलो होटल चालू कर देते हैं, राइट? सो दीज आर वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज। मूड पॉइंट इज इट्स एन एसेट क्लास टू एम्ब्रेस। और जब भी कोई एसेट क्लास नया होता है ना, तो हमेशा देखो दुख दुख तो होता ही है, और दुख दुख होना भी चाहिए। बट मुझे क्या लगता है ना, जीतता वही है जो उसको एम्ब्रेस करता है। अगर 20 साल पहले आपने इक्विटी को एम्ब्रेस नहीं किया ना, तो पीछे आ गए। अगर 10 साल पहले भी इक्विटी मार्केट्स को एम्ब्रेस नहीं किया ना, तो बहुत पीछे चले गए। बिकॉज 10 साल पहले एयूएम कितना था? 3 लाख करोड़। अभी कितना है? 33 लाख करोड़। बट 10 साल पहले जिसने बोला हाँ चलो देखते हैं, वो आगे निकलता है। तो ये चीज वही है, ये इक्विटी मार्केट चल रहा है। प्राइवेट क्रेडिट इज लाइक अपना इक्विटी मार्केट्स ऑफ 2003। और मैं ऑब्वियस सी बात है कि सब लोग नहीं एम्ब्रेस करेंगे, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, राइट? बट धीरे धीरे कोई ना कोई लोग एम्ब्रेस करेंगे जो इसको समझने लगेंगे। और हर समय पे आपको कोई ना कोई आके बोलेगा नहीं बकवास है, बट फिर भी आई थिंक यू शुड ट्राई इट, फील इट, एक्सपीरियंस इट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेरे से भी लोग पूछते हैं, हेमंत व्हाट इज योर राइट टू विन? अगर इतना ही सिंपल है तो सभी को कर लेना चाहिए। तुम लोग नियो ही क्यों अकेले यूनिक हो? इडलवाइज क्यों यूनिक है इसमें, राइट? बहुत कम कंपनीज करते हैं इंडिया में। इंडिया में कितने इक्विटी मैनेजर्स हैं? शायद 1500 2000, गिनती भी नहीं होगी, राइट? क्रेडिट के कितने मैनेजर्स हैं? सिर्फ 10। क्योंकि फील्ड ग्रो कर रहा है अभी। और इसमें भी ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप कोई भी दुनिया की मार्केट देखो, क्रेडिट मार्केट्स आर बिगर देन इक्विटी मार्केट्स फंडामेंटली। इंडिया में क्या हुआ, फॉर्चुनेटली सेबी एनएससी 95 में आ गया, इसलिए इक्विटी मार्केट्स तो वर्ल्ड क्लास बन गए, बट क्रेडिट मार्केट्स आर कैचिंग अप। सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी दैट वन शुड एम्ब्रेस। सो मेहनत का काम है, काफी काम लगता है, आपको ठोक बजा के आदमी को परखना पड़ता है, फॉरेंसिक ऑडिट, फ्रॉड चेक सब कुछ करते हैं, उसका बैंक अकाउंट, आईटीआर, नेटवर्क सब पढ़ लेते हैं, राइट? एंड दैट इज द रीजन वाई ये मेहनत का काम है, इसमें बहुत लोग इजीली नहीं आ सकते। दिस इज अ स्मॉल साइज, दिस इज आवर क्रेडिट फंड। आई एम श्योर the Centricity team will take you through this. But yes, I think net ये अपॉर्चुनिटी बहुत यूनिक है। मैं आप लोगों को बस इतना ही बोलना चाहूंगा वापस समराइज करने के लिए, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डेट, एंड कैश फ्लो से ही दोनों में रिटर्न्स बनते हैं। अगर कैश फ्लो नहीं है तो इक्विटी भी नहीं है, कैश फ्लो नहीं है तो डेट भी नहीं है। फाइनली तो दोनों एक ही के बाय प्रोडक्ट है। अब आपको क्या स्लाइस चाहिए, वो स्लाइस आप ही डिसाइड कर सकते हैं। बट दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई थिंक आई हैव रन यूजली ऑन टाइम, ओवर टाइम हो गया मेरा यहाँ पे, बट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हाय अमन जी। यस, आपका भी एक क्वेश्चन था सर, बोलिए। थोड़ा बहुत, मे बी आई विल जस्ट रिपीट द क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी, आप बोलिए। वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, दे आर नॉट फॉर्मली रेटेड बाय क्रिसिल एंड इकरा। अगर फॉर्मली रेटेड होते ना तो 9-10% पे उनको ब्याज मिल जाता, ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। बट बेसिकली जैसे वैनबेरी था, वैनबेरी का डेट कितना था? 90 करोड़। एबिटा कितना बना रहा था? 40 करोड़। तो जैसे इक्विटी मार्केट में ये ईपीएस होता है ना, अर्निंग्स पर शेयर, वैसी डेट के मार्केट में एक टर्म होता है डेट बाय एबिटा। डेट कितना है और प्रॉफिट कितना है, एबिटा। तो 90/40 कितना होता है? मोटा मोटी 2.25।
JSW स्टील का डेट एबिटडा 2 टाइम्स है, ठीक है। अंबुजा सीमेंट का डेट एबिटडा 3.5 टाइम्स है। टीवीएस ग्रुप का डेट एबिटडा कितना है? 5 टाइम्स। सो आई एम नॉट सेइंग कि वेनबेरी JSW है, टीवीएस है, ये नहीं बोल रहा हूं, बट फाइनेंशियल मेट्रिक्स में सिमिलर है, राइट? सो यू हैव टू फॉर्म योर ओन मेट्रिक्स, एंड विच इज वाई वी हैव सम रूल्स इंटरनली। एक स्लाइड था जहां मैं लिख रहा था डेट एबिटडा लेस देन 4:1 होना ही चाहिए। 4:1 का मतलब है तुम 25% पे कर सकते हो, तुम्हारी जो क्षमता है वो 25% की है। सो यस सर। Hemant, I have a few questions. श्योर। When we're talking about 18 IRR, okay, a bank like HDFC, do you feel they are fooled to miss out on the opportunity? जब आप exposure ले सकते हैं, you can take the risk. Why would a company like HDFC miss out? Sure, sure. So if you remember, I'll answer this question. This is an important question कि banks क्या कर रहे हैं, banks क्यों नहीं कर रहे? So let's go to that hotel asset, sir. जो hotel asset मैंने example दिया, मैंने क्या बोला कि उसको उस समय इंडिया बुल्स को चुकाना था। Can I interrupt for a second? Sure. When you said the first tranche of the borrowings came from India Bulls, right? But India Bulls का हालत खराब होने के वजह से they came to NEO. But in the first place, why would they go to an NBFC when they can avail the credit line from, you know, any other bank? And पूरा आंसर करता हूँ। I'll just answer it very quickly. I'm sorry cutting you because we will again over time हो जाएगा। तो पहले ना ये आदमी सारस्वत बैंक और SBI से पैसे लेता था। अब 2018 में आपको पता है NBFC का बड़ा भूत था, तो NBFC सस्ते में पैसे देते थे, तो अब अनफॉर्चुनेटली उस समय वो इंडिया बुल्स पहुंच गया। कोई भी प्रमोटर अगर इंडिया बुल्स जा रहा है ना, तो मतलब वो सोच समझ के ही जा रहा होगा, 200 करोड़ जिसकी होटल है, तो वो इंडिया बुल्स पहुंच गया बिकॉज इंडिया बुल्स ने प्रोमिसेस किए होंगे और सस्ते में दे दिया होगा। अब इंडिया बुल्स को जब चुकाना था, at that point RBI will not allow HDFC bank to give money to pay India bulls. That you are clear with me? So sometimes there are restrictions. Second very interesting thing, ये जो बैंक्स होते हैं ना, कभी कभी अंडरराइटिंग ऐसे रियर व्यू मिरर में देख के करते हैं। वो फ्यूचर नहीं देख रहे, वो आज नहीं देख रहे कि इसकी एबिडा आज कितनी है। सी बैंक्स में जो नौकरी कर रहा है, और ये हकीकत है, उसकी सैलरी कितनी होगी, 12 लाख 15 लाख, तो उसको मिस्टेक करने के लिए तो नौकरी से निकल जाएगा, बट अपसाइड क्या है, कुछ भी नहीं है। और सी फाइनली ह्यूमंस आर एट प्ले राइट एवरीवेयर, तो वो तो रियर व्यू मिरर देख के कर रहा है। 2022 में 3 साल का रियर व्यू मिरर क्या दिखेगा? कोविड कोविड कोविड, एंड दिस इज अ रियलिटी। So one, in this situation could not have done, two, banks could not have given, third, मेरे देने के बाद 6 महीने उसको मैंने रिलैक्सेशन पीरियड दिया बिकॉज 70% रेनोवेटेड था। धीरे धीरे बैंक्स रिलैक्सेशन पीरियड नहीं दे सकते, आपको हर महीने क्वार्टरली पैसा चाहिए। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई दीज अपॉर्चुनिटीज कम टू अस। My final question. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? I think we have time for one last question, please. One last question. The gentleman in white. Can we hand him the mic, please? Okay. एक ही ले पाएगा अनफॉर्चुनेटली। So would you like to finish the question? I have one more, the last question probably. Sorry. So, Hemant sir, you mentioned that you previously worked with Edelweiss, और आपने कहा कि बहुत ही कम लोग हैं जो स्पेशल क्रेडिट में काम कर रहे हैं. But we recently get to know that there is one more credit opportunity fund into Edelweiss also. So how your fund in new space is technically and fundamentally different from that Edelweiss credit? नहीं देखो, वो फंड मैंने ही चालू किया था 2014 में, तो ऐसा कोई टेक्निकली डिफरेंस नहीं है। बट स्पेशल जैसे क्रेडिट की दुनिया में गिनती के 15 फंड मैनेजर्स हैं। Edelweiss का जो क्रेडिट फंड है वो भी अच्छा है, हमारा भी अच्छा है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी अच्छी है, बट 2 फंड मैनेजर से इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी इंडिया में भरपाई नहीं हो सकती, राइट? अब जैसे तो बेसिकली इसमें बहुत जगह है। हमने पिछले 2 साल में ना 500 डील देखे हैं। इट इज लाइक सेइंग 2 प्रमोटर हर हफ्ते नियो की ऑफिस आ रहे हैं। इजंट दैट अनरियल? 2 प्रमोटर चला के मेरी ऑफिस आ रहे हैं, मैं जा भी नहीं रहा। तो इतनी बड़ी डिमांड है इसकी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बहुत ही एक्सपीरियंस का धंधा है, ठोक बजा के करने वाला धंधा है, इसमें रश नहीं हो सकता।
आपको परख होनी चाहिए किसको दे रहे हो। और ये गार्ड रेल्स, ये जो मैंने आपको बोला ना इतना सिंपल तरीके से कि मैं रियल एस्टेट नहीं करता, बट मैंने भी थप्पड़ खा के सीखा है। 6-7 साल पहले किया, समझ में नहीं आया, बट अब जब हमारे नए अवतार में हमारी खुद की कंपनी में कर रहे हैं ना, तो अब समझ में आ रहा है कि मत करो, क्योंकि गड्ढा खोदने के लिए नहीं दे सकते। तो ये जो कुछ गार्डरेल्स बनाया है ना, दिस इज आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और शायद जाके फ्यूचर में कुछ नई गलती होगी बट तब सीखेंगे। बट अभी कुछ तो गार्डरेल्स बना लिए। वी डोंट वांट टू लेंड टू सॉफ्टवेयर कंपनीज बिकॉज कुछ कोलैटरल नहीं है। वी डोंट वांट टू लेंड टू ब्रांड्स, कुछ कोलैटरल नहीं है। ईपीसी कंपनीज नहीं, बट दीज आर लर्निंग्स ऑफ द पास्ट। और कैश फ्लो, Thank you. Sir, one I last think question. I think we'll One question. the next speaker will kill me, so I think we'll have to end the Q&A here. Thank you so much, Mr. Hemant. Can we have a big round of applause for Mr. Hemant Daga? Such an interactive session. We had to stop the questions. It was so interactive. Everybody wanted to ask you a question. And can I request Mr. Manu to kindly come up on stage and felicitate your presence? Thank you so much, Hemant, and thank you, Manu, for doing the needful. Thank you so much.